तो यहाँ पे तो ना क्या उठते ही है, आ गया। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। क्या पढ़ा था कल छबिल? कल क्लास अटेंड किया था? यस सर। क्या पढ़ा था बताओ, क्या पढ़ाया था मैंने? सर डिजाइन एंड असेंबलिंग के बारे में आपने समझाया था सर, कि अपने को किसी भी जो भी अपन डिजाइन और असेंबली करते हैं वो मतलब कम कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए, टाइम कम लेनी चाहिए सर। और उसकी जो अगर अपन ज़्यादा स्केल में बनाते हैं अगर, तो उसकी बेटर डिज़ाइन होनी चाहिए, सिंपल डिज़ाइन। और सर कास्टिंग के बारे में बताया था आपने सर, कास्टिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या करना चाहिए हमको, उसके बारे में अपन एडवांटेज क्या कर सकते हैं वहाँ पे सर। हम अब जैसे कास्टिंग प्रोसेस करते हैं तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सर जैसे अपन ने कोई मटेरियल बनाया या कोई भी डिज़ाइन की है, कोई भी शेप का कुछ चीज़ बनाई है सर, तो उसमें अपने को एक तो सर उसके कॉर्नर्स है, ठीक है सर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए राउंड शेप दे देना चाहिए। या फिर जो अगर कास्टिंग बनाते हैं सर, तो सही पोजीशन क्या होती है सर कास्टिंग बनाने की, कि जो कास्टिंग में जो स्ट्रेस रिलेटेड एरिया है सर उसको अंडर कंप्रेशन रखेंगे सर, टेंसाइल अंडर में नहीं रखेंगे सर। और इसके बावजूद सर अपन ये वो सर राउंड शेप दे सकते हैं सर एजेस पे सर। और अपन टेंशन में नहीं रख के कंप्रेशन में भी रखना है सर। और उसके बावजूद अपन चाहे सर तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब मिनिमम स्ट्रेस करके मैक्सिमम सरफेस एरिया देके सर अपन उसको स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है। विनोद कुलारिया, विनोद विनोद कुलारिया, विठल विठल, आर यू लिसनिंग मी? विठल, आर यू लिसनिंग मी? विठल, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? पहुंच रही है आवाज? कर दी क्या आपने? आवाज? यस सर। हाँ, क्या पढ़ाया था कल? ये बताओ, जैसे जंक्शन पॉइंट पे एरिया ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जब कास्टिंग करते हैं तो जंक्शन पॉइंट पे एरिया ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आवाज म्यूट है तुम्हारी, आवाज म्यूट है, आवाज म्यूट है। आप आवाज को, ऑडियो को ऑन करिए। हाँ बताओ। सर कल मैं क्लास मैंने नहीं ली थी कल की, इसलिए। यशवर्धन, यशवर्धन सिंह कुमार, यशवर्धन, विठल तो हो गया। मनीष सुथार, मनीष, 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 अंशुल, अंशुल, अंशुल शर्मा। हेलो सर। आर यू लिसनिंग मी? हाँ हेलो अंशुल, क्या दिक्कत है? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू यू। कल क्या पढ़ाया था मैंने? आप कुछ एक्स्ट्रा बताओ जो बताए उसके अलावा। सर वो डिजाइनिंग वाला पार्ट बताया था सर। डिजाइन कंसिडरेशन जो करते हैं सर वो विनोद बोल रहा है, उसको ऐड करना है।
क्योंकि वो नेटवर्क वजह से वो तो लेफ्ट हो गया था, इसलिए नेटवर्क की वजह से लेफ्ट हो गया, तो वापस ऐड करना है ऐसे बोल रहा विनोद, है विनोद फुलरिया। अभी उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है ना। पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, आर यू लिसनिंग मी? सो गए क्या पुष्पेंद्र? शुभम चौधरी, राहुल जोशी, चलो ठीक है। और लोगों की नेटवर्क की दिक्कत है तो अपना नेटवर्क सही करें। हार्दिक मीना, हार्दिक आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। ऑडियो अपना ऑफ कर लो। देखो कल मैं डिस्कस करने वाला था। देखो लिखा हुआ है अवॉइड वेरी थिन सेक्शंस ड्यूरिंग द कास्टिंग, एजेस शुड नॉट बी वेरी थिन। तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ए डायग्राम बनाया है, ए नंबर पे जो डायग्राम बनाया है उसमें दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ पे देखो, मैंने कल बताया था कि जो होल्स होते हैं और प्लेट होते हैं उनके बीच जो थिकनेस रखनी है वो थिकनेस प्लेट की थिकनेस के इक्वल होनी चाहिए। जो प्लेट की थिकनेस है ना इसके इक्वल होनी चाहिए, इस प्लेट की थिकनेस के। तो ये आप जब भी होल दोगे कास्टिंग के टाइम तो क्या होगा, ये थिकनेस इतनी रखनी होगी। कम रखोगे तो क्रैक्स आ जाएंगे या तो फिर कास्टिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसने इससे लिखा हुआ है गुड कास्टिंग, मतलब होल तो बनानी है आपको, कोई प्लेट है कास्टिंग कर रहे हो वैसे भी रखनी होती है। वैसे भी जब भी रेविटिंग करते हैं या बोल्टेड ज्वाइंट करते हैं तो उसमें इतनी थिकनेस रखनी होती है। जैसे यहाँ पे देखो थिकनेस, ये थिकनेस ये जो लेंथ होता है नियर अबाउट टी के इक्वल होता है। ये वाली लेंथ भी होल से जो डिस्टेंस मिलती है एजेस की वो प्लेट की थिकनेस के इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एट ए जंक्शन। ये देखो यहाँ पे मेटल का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये एरिया अगर ज्यादा भी हो, ज्यादा एरिया होगा तो आप सॉलिडिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा। इस वजह से इस तरह के एरिया में क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरिया है उसको इस तरह से होल दे देते हैं। होल पे क्या मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या है, इस इधर मटेरियल डिपॉजिट बीच में नहीं होगा, मेटल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कास्टिंग प्रॉपर होगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ये देखो थर्ड पॉइंट है ओवल शेप्ड होल आर प्रीफर्ड विद ए लार्जर डायमेंशंस अलोंग विद डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब देखो सपोज करो किसी डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, मान लो कास्टिंग के टाइम कर रहे हैं हम, कास्टिंग जब भी कर रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। जैसे भी हो रहा हो किसी स्ट्रेस तो होगा ही। मॉलिक्यूल जब भी सॉलिडिफाई होते हैं तो अंदर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अगर फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और हमारा जो होल है, ये देखो ये जो होल है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है, तब डिफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा इस तरह से होल है और फोर्स हमने इस तरह से लगाया है, टेंसाइल लगाया है, और जो होल का पोजीशन है अलोंग द अप्लाइड फोर्स, देखो सबसे ज्यादा जो स्पेस मिल रहा है इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इस तरह की कास्टिंग क्या होगी, गुड कास्टिंग होगी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ये डिजाइन कंसिडरेशन में आता है कि कास्टिंग करते वक्त हमें ये सब चीजें ध्यान रख, ये पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ साथ में उसमें ये भी करना है, डायग्राम भी बना देना है आपको। ये डायग्राम जब बना दोगे तो लिखो या ना लिखो, डायग्राम बनाने से ही नंबर मिल जाएगा आपको। फोर्थ पॉइंट जो है आपका चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस के बारे में लिख दो, कल डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। 2 पार्टिसिपेंट्स रेजेज हैंड्स, तो क्या हुआ कि आप क्वेश्चन लिखिए चैट बॉक्स में, ऐसे पूछोगे तो काम नहीं चलेगा। हेलो, इधर देखो आप, आउटसाइड बॉसेस शुड बी ओमिटेड टू द फैसिलिटेट ए स्ट्रेट पैटर्न ड्राफ्ट। इसका मीनिंग ये है, सीधा सा डायग्राम है, देखो ये कास्टिंग इस तरह के कोई पैटर्न की कर रहे हैं, किस पैटर्न की पैटर्न कर रहे हैं, कोई मेटल है उसी कास्टिंग कर रहे हैं, तो जो होल्स देखो यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, तो दोनों साइड में होल्स नहीं देना है। इस तरह की कास्टिंग को अवॉइड करेंगे, इस तरह की कास्टिंग करेंगे। जो सेकंड वाला है करेक्ट है। हर्ष आवाज आ रही है? हेलो, यस सर।
ठीक है ना, क्लियर है ना आवाज अब? हाँ सर। चल ठीक है, कोई नहीं। तो इस तरह से क्या करेंगे, जब भी हम कास्टिंग करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। सर वो दूसरा विनोद को ऐड करना है सर, वो तो बार बार कह रहा है सर। अरे उसको मैंने डिसेबल कर दिया है। ओके सर। देखो अब तो कास्टिंग के बारे में खत्म हो गया, कास्टिंग की थ्योरी उतना ही थी, डिजाइन फॉर कास्टिंग उतना ही था। अब इधर हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर फॉर्जिंग। फॉर्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्जिंग है क्या, फॉर्जिंग में क्यों कंसीडर करते हैं, फॉर्जिंग जब भी करते हैं तो उसे कॉस्टिंग से बेटर क्यों होता है, ये पहले बताना है। क्यों हम डिजाइन जो प्रोसेस है वो फॉर्जिंग को यूज करेंगे कास्टिंग की जगह। देखो क्या है, फॉर्जिंग में डाई होते हैं, डाई के बीच में कोई भी मेटल होगा। हॉट फॉर्जिंग होती है पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस होती है कोल्ड फॉर्जिंग। तो हॉट फॉर्जिंग एंड कोल्ड, अरे सर अंदर हो। जब भी कास्टिंग की दो ही प्रोसेस होती है, हॉट फॉर्जिंग, हॉट कास्टिंग, सॉरी बेटा, फॉर्जिंग की दो ही प्रोसेस होती है, हॉट फॉर्जिंग और कोल्ड फॉर्जिंग। कोल्ड फॉर्जिंग में मटेरियल कूल्ड होना चाहिए, बिल्कुल इनिशियल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। हॉट फॉर्जिंग में क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है ना, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे उसे फॉर्ज करते हैं। तो क्यों करेंगे कास्टिंग की जगह हम फॉर्जिंग क्यों करेंगे? तो पहला तो बेटर सरफेस फिनिश होगा, बेटर सरफेस फिनिश देन कास्टिंग। कास्टिंग के रिस्पेक्ट में इसमें बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा। देखो जब भी फॉर्जिंग करोगे तो ऊपर से डाई आएगी, ठीक है ना, और उस मेटल पीस पे इंप्रेशन डाल देगी, इंप्रेशन जिस शेप का चाहिए। तो क्या है, टाइम कम लगता है, इंप्रेशन जल्दी आ जाता है। उसी को अगर आप कास्टिंग में जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। मोल्ड रेडी करेंगे, पैटर्न रेडी करेंगे, साथ में पोरिंग बेसिन बनाएंगे, फ्लूइडिटी चेक करेंगे, सॉलिडिफिकेशन टाइम चेक करेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो कंपोनेंट इजीली बन जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इंट्रिकेटेड पार्ट नहीं है, तो उसको क्या करते हैं फॉर्जिंग से बनाते हैं। फॉर्जिंग में आपको पता है बेटर सरफेस फिनिश मिलता है, ठीक है, लेसर टाइम देन कास्टिंग, कास्टिंग के रिस्पेक्ट में कम टाइम लगता है। सिंपल पार्ट मेड क्विकर देन कास्टिंग, सीधी बात, जो सिंपल पार्ट्स हैं जल्दी बन जाते हैं इसमें। प्रोवाइड बेटर अलाउंसेस, इसमें बेटर अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बेटर अलाउंसेस का मतलब ये देखो, जैसे ड्राफ्ट देते हैं, फिलेट रेडियस देते हैं, देखो फिलेट रेडियस यह भी फिलेट रेडियस इसको भी बोलेंगे, ठीक है ना, तो इजिली दे लेते हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द फॉर्जिंग मस्ट बी डिजाइन्ड सच दैट adequate draft is present to facilitate removing the forging from the die. Hello? The forging must be designed such that adequate draft is present to facilitate removing the forging from the die. ये ड्राफ्ट देने से क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारा जो पैटर्न होता है, जो भी रिमूविंग होता है, जो मेटल रिमूव करते हैं किसमें से, मोल्ड में से, तो इजीली रिमूव हो जाता है। सीधी सी बात इसमें जानने की जरूरत है कि फिलेट रेडियस इजीली दे लेते हैं, ड्राफ्ट एंगल भी दे लेते हैं, अलाउंसेस भी दे लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है दिस टेपर आल्सो हेल्प्स द फ्लो इनटू डीपर डाई कैविटी, ठीक है ना। थोड़ी नहीं समझ में आ रही है तो केवल वाई डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्जिंग यूज करते हैं। तो पहला इसमें बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा, बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा, लेसर टाइम देन कास्टिंग होगा, सिंपल पार्ट्स मेड क्विकर देन कास्टिंग, प्रोवाइड बेटर अलाउंसेस। यही आप लिख दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यों यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। आ रही समझ में नहीं आ रही बेटा? शर्मा, शर्मा जी सर आ रही है ना? डिजाइन कंसिडरेशन फॉर फॉर्जिंग। अब देखो वो क्या था जो मैंने पहले बताया है कि यूज क्यों करते हैं। उसको यूज करने का मतलब है कास्टिंग से अच्छी सरफेस फिनिश मिलेगी, जो स्मॉलर पार्ट्स हैं, मशीन एलिमेंट्स हैं, इजीली हम क्या करेंगे, बना लेंगे, उसमें मैन्युफैक्चर कर लेंगे जल्दी, ठीक है, कम टाइम लगेगा। अब इसमें क्या है, डिजाइन कंसिडरेशन, जब हम फॉर्जिंग करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं, क्यों इसे ही यूज करना है मुझे, ठीक है ना। तो डिजाइन कंसिडरेशन फॉर फॉर्जिंग,
keep fiber line parallel to tensile and compressive forces and perpendicular to the shear forces। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, जब भी कास्टिंग प्रोसेस होगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, रेंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देखो इसमें डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है, डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है ना। जब भी मशीनिंग करेंगे, कटिंग ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे देखो लाइन कुछ दिख रही है, देखो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन के देखो ये मल्टीपल लाइंस हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, ये इनके बीच ब्रेक आ गया है, उसके बाद फिर लाइंस हैं, फिर ब्रेक आ गया है। तो ये सारे क्या होंगे, जो लाइंस हैं, लाइंस का मतलब फाइबर बोलते हैं इन्हें। ये जो लाइंस मिल रहे हैं, देखो ये लाइंस डॉटेड लाइन दिखाई, इसे फाइबर कहते हैं। फाइबर का मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का एक प्लेन होगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का एक प्लेन होगा जिसे फाइबर लाइन कहते हैं। तो कीप फाइबर लाइन पैरेलल टू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस। जब भी हम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगे तो इसमें जो फाइबर लाइन होगी उस फोर्स के पैरेलल होगी। तो ये एडवांटेजेस है किसमें, फॉर्जिंग में। ये हमारे फाइबर लाइन ब्रेक नहीं होंगे। मशीनिंग में हमारा जो वर्कपीस है वीक हो जाता है, कास्टिंग में भी वीक रहता है, बट फॉर्जिंग में ऐसा नहीं होता है। फॉर्जिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। अवॉइड डीप मशीनिंग कट। फॉर्जिंग में देखो यहाँ पे डीप मशीनिंग कट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है पता चल जाता है हमें, फॉर्जिंग में कटिंग नहीं करनी, कटिंग ऑपरेशन फॉर्जिंग में तो होता ही नहीं है, इंप्रेशन ही डालते हैं किसी भी मेटल पीस पे, तो ये अवॉइड कर लेते हैं इसमें। कीप वर्टिकल सरफेस ऑफ फॉर्ज पार्ट टेपर्ड। जो फॉर्जिंग वाला पार्ट होगा, जिस मेटल पीस को हम क्या करेंगे, फॉर्ज करेंगे, उसका जो वर्टिकल सरफेस होगा वो टेपर्ड होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया मैंने, टेपर्ड है, ये ओरिजिनल शेप है, बट जब फॉर्ज करना है इस मेटल को तो टेपर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो टेपर्ड कर दिया, ऐसे कर दिया इसको, टेपर्ड टाइप का कुछ इस तरह से। तो ये वाला मॉडिफाइड है। कीप पार्टिंग लाइन इन वन प्लेन। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, एक अपर डाई होगा, एक लोअर डाई होगा, दोनों डाई एक दूसरे के पास आएंगे तभी फॉर्जिंग का ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, अगर मान लो सपोज करो इसका 50% पार्ट ऊपर है, 50% पार्ट नीचे है, तो बीच वाली जो लाइन होगी पार्टिंग लाइन होगी। तो पार्टिंग लाइन बिल्कुल एक प्लेन में होगी। ये एडवांटेजेस है इसके। प्रोवाइड एडिक्वेट फिलेट एंड कॉर्नर रेडियस। देखो यहाँ पे रेडियस दिया गया होगा, फिलेट कॉर्नर रेडियस इजिली देते हैं इसमें, ठीक है ना। अवॉइड थिन सेक्शन। जब भी फॉर्जिंग करते हैं तो उसमें थिन सेक्शन की फॉर्जिंग नहीं की जाती। आपको पता है थिन सेक्शन की फॉर्जिंग करेंगे उस पर क्रैक आ जाएगा, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये डिजाइन कंसीडरेशन है फॉर्जिंग का। डिजाइन कंसीडरेशन फॉर फॉर्जिंग हो गया, 2 स्लाइड हो गया क्या इसमें, हाँ ठीक है। डिजाइन कंपोनेंट फॉर मशीनिंग। अब मशीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फॉर्जिंग हो गया, फॉर्जिंग में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्जिंग में सबसे पहले तो उसमें बेटर सरफेस फिनिश मिलेगा, ठीक है। हम फिलेट रेडियस वगैरह इजिली दे लेंगे, कॉर्नर रेडियस भी दे लेंगे, ठीक है ना। और उसमें जो हमारे पास जो फाइबर लाइन होगी कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स के पैरेलल होगी। तो मिली, आपको मैंने दिखाया डायग्राम में, शो किया था मैंने इस वाले डायग्राम में, पहले वाले में। तो उसमें फाइबर लाइन आपकी जस्ट पैरेलल मिलती, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स। मशीनिंग में नहीं मिला, मशीनिंग में फाइबर लाइन ब्रेक होती है, टूटी हुई होती है। और कास्टिंग में क्या होता है कि फाइबर लाइन ही नहीं होती है, उसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट रैंडमली होता है, स्कैटर्ड होते हैं। देखो डिजाइन ऑफ कंपोनेंट फॉर मशीनिंग। मशीनिंग के बारे में देखो, पहला तो कास्टिंग हो गया, दूसरा फॉर्जिंग हो गया, तीसरा मशीनिंग। मशीनिंग का मतलब है देखो टर्निंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, नर्लिंग ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं मशीनिंग में आते हैं। तो मशीनिंग करते क्यों है? अगर आपको थ्रेड बनाना है तो कास्टिंग में तो जाओगे नहीं। अगर किसी मेटल पीस पे थ्रेड बनाना है तो कास्टिंग तो करोगे नहीं, फॉर्जिंग भी नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वो मशीनिंग ऑपरेशन में होगा। किसी मेटल पीस में होल करना है तो मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, उसमें होल करेंगे, क्योंकि वो कास्टिंग में पॉसिबल नहीं है और फॉर्जिंग में पॉसिबल नहीं है। जो प्रोसेस कास्टिंग और फॉर्जिंग में पॉसिबल नहीं है, उस मेटल पीस को हम क्या करेंगे, मशीनिंग में, वो ऑपरेशन मशीनिंग में करेंगे। जैसे बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, आउटर थ्रेडिंग। तो ये सारे आउटर थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग, ये सारा मशीनिंग में करेंगे। तो लिखा हुआ वाई मशीनिंग, तो बता दिया मैंने। मशीन कंपोनेंट आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दे आर यूजुअली मेड ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय, बोथ होंगे। दे आर
एज स्मॉल एज गियर इन ए रिस्ट वॉच, जो हमारे पास कलाई की जो घड़ी है हमारे पास हैंड वॉच होती है, उसके गियर से लेकर के टरबाइन के गियर तक बनाई जाती है। मेटल कटिंग ऑपरेशन देखो यहाँ पे, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, बोरिंग, ये ऑपरेशन फॉर्जिंग और कास्टिंग में नहीं हो पाएंगे। सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, सरफेस फिनिशिंग आप फॉर्जिंग में तो होता नहीं, आपको पता ही है, और साथ साथ में कास्टिंग में भी नहीं होता है। तो मशीनिंग में ग्राइंडिंग, बफिंग, ये सब कर लेते हैं। इस वजह से मशीनिंग ऑपरेशन को प्रीफर करते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरचेंजेबिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है। देखो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरचेंजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ देखो, सिचुएशन वेयर टू और मोर आइटम्स आर सो सिमिलर। ऐसा सिचुएशन है जिसमें दो आइटम ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, एक ही तरह के हैं, उनके फंक्शन भी सिमिलर हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी सिमिलर है, ठीक है ना, दैट दे आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट इन परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, इनके परफॉर्मेंस भी सिमिलर है और टाइम मतलब ज्यादा दिन तक चलने वाला है। तो ऐसे पार्ट को क्या करते हैं, इंटरचेंजेबल कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन यही है, ईच इज कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग ईच अदर। हम क्या करेंगे, एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, परफॉर्मेंस में और ड्यूरेबिलिटी में दोनों में सेम है। इस वजह से उन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग अ नीड ऑफ अल्टरेशन। बिना कुछ चेंजेस किए हुए हम उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। दो बंदे हैं, अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सपोज करो दो जुड़वा भाई हैं, तो उनमें किसी को एक को देखोगे तो लगेगा कि दूसरा वाला है, दूसरे को देखोगे तो लगेगा पहला वाला है, इस तरह का। और सिमिलरली क्या होता है कि दोनों के ब्रेन भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो आईक्यू लेवल है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है। एरो बनाते हैं, आप एक एरो बना लो प्लास्टिक का, अगर इधर शो करोगे तो ये वाली डायरेक्शन बताएगा, उसको उल्टा कर दोगे इधर वाली डायरेक्शन। तो दोनों का क्या है, फंक्शन सेम है, डायरेक्शन बताना है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है, देखो शेप भी सेम है, एक ही शेप के हैं, ठीक है। अब आपको एक और बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। आपके पास चार्जर होता है, कहते हो भैया चार्जर दे दीजिए मुझे, तो आप चार्जर क्या करते हो, पतली पिन वाली चार्जर हो मैक्सिमम, किसी भी, जैसे हमारे पास एक चार्जर है रेडमी का चार्जर है, उसको हम क्या करते हैं, आसूस के फोन में लगा देते हैं। तो जो चार्जर है वो बेस्ट एग्जांपल है इंटरचेंजेबिलिटी का। उसको क्या करते हैं, उसी फंक्शन भी सेम है, चार्ज करना उसको, ठीक है ना, चार्जिंग पोर्ट भी उसका सिमिलर है, फंक्शंस जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी भी सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। इंटरचेंजेबिलिटी का डेफिनेशन है, सिचुएशन वेयर टू और मोर आइटम्स आर सो सिमिलर इन फंक्शंस and physical characteristic that they are considered equivalent in performance and durability, ठीक है ना। each is capable of replacing the others without causing a need of alteration or adjustment to fulfill the same requirement। इसका मीनिंग यही है बेटा कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके फंक्शन सेम है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, विदाउट अल्टरेशन हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है चार्जर, मोबाइल के जो चार्जर होते हैं हम इंटरचेंज कर लेते हैं और चार्जिंग कर लेते हैं। देखो एक टॉपिक है, इंटरचेंजेबिलिटी का डेफिनेशन यही है, बेस्ट एग्जांपल कैसे देना हो गया, ठीक है ना, इतने ही पूछता है। 4 नंबर 3 नंबर में आता है, आपको डेफिनेशन देना। एरो मैंने बनाया है, इसमें देखो एरो बनाया है, ये एरो जो है इस तरह का एरो बना देना, ठीक है ना, ये भी चेंजेबल है, इधर से राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस, ये तीनों अलग चीजें हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस जो है उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इसको स्पेसिफाई करेगी, लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है। तो जनरली क्या होता है, टू मेटिंग पार्ट्स, जैसे शाफ्ट एंड होल है, शाफ्ट को जब होल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि बना, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं शाफ्ट की या होल की, तो क्या क्या चीजें देखनी है, व्हाट द पैरामीटर दैट कैन बी कंसीडर हियर नाउ, जनरल टर्मिनोलॉजी इन फिट एंड टॉलरेंस, ठीक है ना। अब देखिए
ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी इसके पेड़ से क्वेश्चन। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या बेटा? हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ हेलो, हर्ष, शुभम चौधरी, शुभम, राहुल जोशी, अरे आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा कि नहीं आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। जितनी बातें बताई उतनी समझ में आई सारी? सब लोग अपने चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दो, सारे लोग अपने चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखो, सारे लोग अपने चैट बॉक्स में। इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत हुई, बीच में चला गया था, चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिखो आप। हेलो, हेलो, हाँ सर, यस सर, लिख दिया प्लीज। देखो अब एक यस क्लास सर। आपकी 3 से, हाँ 3 से 4 होगी एक क्लास, ठीक है ना? अभी सर की क्लास होगी, किसकी? तिलवानी सर की। उस क्लास में आप पार्टिसिपेट करो। आज का लेक्चर ओवर हो गया। 3 से 4 एक क्लास होगी आपकी, थोड़ा बचा हुआ है इसमें, लिमिट फिट टॉलरेंस। तो थोड़ा दिमाग फ्रेश करके, माइंड फ्रेश करके कुछ खा पी के आना, ठीक है ना? तो प्रेजेंट जरूर लिख दो। यस सर। ठीक है, एग्जिट हो जाओ आप लोग। प्रेजेंट लिख दिया। ओके, बफिंग प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज बफिंग? सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ द फॉर्जिंग प्रोसेस इज डन? What is buffing process? Sir, you can explain the forging processes. ग्रेविटी जब तक ना बोला जाए, जब तक मास जब तक ये ग्रेविटी ना बोला जाए